हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले के दो वीडियो में डीएनए के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। अब डीएनए की डिटेल संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को समझाया था। उन्होंने डीएनए की जो संरचना बताई उसकी डिटेल अब हम देखने जा रहे हैं। डीएनए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हैं। सिंपल वे में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे डिटेल कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, वो पहला पॉइंट उसमें ये है कि हेलिकली कोइल्ड होती हैं, सीढ़ी नुमा कुंडलित पाई जाती हैं। सीढ़ी नुमा कुंडलित होने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे आप एक सिलेंड्रिकल संरचना का आइडिया लें और उसके चारों तरफ इस प्रकार घूमती हुई घुमावदार सीढ़ी बनाएं, तो वो सीढ़ी इस प्रकार चढ़ेगी। डीएनए का मॉलिक्यूल भी इसी प्रकार किसी सिलेंड्रिकल संरचना के चारों तरफ घुमाव लेता हुआ चढ़ता हुआ नजर आता है। एक ऐसी सीढ़ी है जो इस प्रकार राउंड ले रही है किसी सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ, और बाद में यदि इसको हटा दें तो हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। ये डीएनए की संरचना है। इसमें ये जो मोड़ दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में मोड़ नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर में देखने और 2D स्ट्रक्चर में देखने का अंतर है। तो जो डीएनए की संरचना में हम मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो जैसे सीढ़ी में होता है, ये सीढ़ी में इसे हम बोलते हैं रीड या रेलिंग ऑफ लैडर, और बीच में होते हैं स्टेप्स। बिल्कुल इसी प्रकार की संरचना डीएनए की दिखाई देती है। ये वाला जो पार्ट है जिसे हम रीड बोल सकते हैं, डीएनए की रीड या रेलिंग ऑफ लैडर, ये किसका बना होगा? यह बना होगा फॉस्फेट प्लस शुगर का। और बीच का इतना पार्ट और इधर से इतना पार्ट, दोनों तरफ से ये वाला पार्ट जिसे मैंने डार्क किया है, ये वाला पार्ट बना होता है नाइट्रोजन बेस से। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो यहाँ तक है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो यहाँ तक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में, जो लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। तो जो स्टेप हैं किसी भी सीढ़ी के, ये जो स्टेप्स हैं वो किसके बने हैं? नाइट्रोजन बेस के पेयर से बने हैं, जोड़े से बने हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आधा ही भाग हुआ, इधर ये आधा भाग और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस प्रकार एक पेयर कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोजन बेस के पेयर से इसके स्टेप का निर्माण होता है।
इस प्रकार नाइट्रोजन बेस की स्थिति है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजन बेस इधर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजन बेस के साथ यदि वो पूरक स्थिति में हो, यदि मान लो यहाँ A है और सामने T है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। यदि यहाँ C है और सामने G हो तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। यह एकदम फिक्स है कि इसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और तभी पेयरिंग हो सकती है। मान लो C के सामने यहाँ पर T हो तो ये पेयरिंग नहीं होगी और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में अटैच नहीं हो पाएंगी। ये बना है शुगर प्लस फॉस्फेट से, ये आ गए नाइट्रोजन बेस, ये आ गए हाइड्रोजन बॉन्ड। दो जो स्टेप हैं, अब हम इसके, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं। ये दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम की। एंगस्ट्रम छोटी दूरी को नापने की एक यूनिट है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हम बात करें कि जैसे डीएनए ने घुमाव शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और घूम के वापस जब ये यहाँ तक आ रहा है, एक राउंड कंप्लीट होता है उसका, तो सिंगल राउंड, इसको बोलते हैं हेलिक्स। एक हेलिक्स, इस एक हेलिक्स के अंदर एक पूरी घूम या हेलिक्स में 10 स्टेप्स होते हैं। तो 2 के बीच भी 3.4 एंगस्ट्रम है और इस प्रकार यदि टोटल 10 हों तो टोटल दूरी एक हेलिक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम एक हेलिक्स की लेंथ होती है। हमने ये भी बात की थी कि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसका ओरिएंटेशन 5 एंड से 3 एंड है, दूसरी का नीचे से ऊपर की तरफ ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। तो एक दूसरे के दोनों क्या होती हैं? प्रति समानांतर होती हैं। एक दूसरा बिंदु हमने बात की थी कि एक दूसरे के दोनों श्रृंखलाएं पूरक होती हैं। कैसे? कि यदि एक श्रृंखला में ए है तो बिल्कुल उसके सामने टी ही होगा, अन्यथा पेयरिंग नहीं हो सकती। तो टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी के सामने सी, इस प्रकार की पेयरिंग मिलती है। इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब इनमें प्रतिसमानांतरण ध्रुवता मिलती है, ये हमने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं कि इस सीढ़ी में, इस सीढ़ी का व्यास कितना है? इस सीढ़ी का व्यास है 20 एंगस्ट्रम। कितना है? 20 एंगस्ट्रम। अब यहाँ पर ये इस पोजीशन पे शुगर है, इस पॉइंट पे है शुगर और इस पॉइंट पे है फॉस्फेट। तो इस शुगर और इस शुगर, इनके बीच की दूरी को यदि हम देखें, इन दोनों के बीच की दूरी वो होती है 11.1 एंगस्ट्रम की। और तीसरी दूरी हम ये देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी होगी? वो लगभग 3 एंगस्ट्रम, 3 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 डाटा प्राप्त हुए। पहला, 2 स्टेप्स के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम। इसलिए एक हेलिक्स की लंबाई कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रम।
दूसरा बिंदु कि इसका व्यास कितना है, डीएनए के अणु का व्यास कितना है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। शुगर टू शुगर की जो दूरी है वो कितनी है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कितनी होगी, 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। ये डाटा हमें याद करने होंगे। अब हमें ये पता है कि ये शुगर है और इधर इससे फॉस्फेट जुड़ता है और एक साइड में नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन पे जुड़ता है। तो जो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है, ये 51 डिग्री के एंगल पे जुड़ता है। 51 डिग्री का एंगल होता है। अब जब डीएनए इस प्रकार घुमाव ले रहा होता है किसी भी एक सिलेंड्रिकल संरचना के चारों तरफ सीढ़ी के रूप में, तो हम देख सकते हैं कि उनके बीच में जो सिलेंड्रिकल संरचना की हमने बात की है, यानी कि वो उसकी बीच की जो खांच है, उस खांच में इस अणु को इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रोटीन जुड़ी है। और वही प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अणु को जोड़े रखने में मदद करती है, डीएनए के अणु को एक विशेष व्यवस्था में बनाए रखने में मदद करती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के द्वारा जुड़ती है, उसे हम बोलते हैं साल्ट लिंकेज, लवण बंध। जिस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसी प्रकार ये एक बॉन्ड है जिनका नाम लवण बंध दिया गया है। ये थी इसकी डीएनए के अणु की सामान्य जानकारी। यहाँ पर दो बिंदु हमें और समझने होंगे। एक को हम बोलते हैं चारगाफ रूल। ये रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल हमें बताता है कि चूंकि डीएनए का अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है, और जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। पूरक होने का मतलब ए के सामने टी, सी के सामने जी, इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का ये कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जितने ए होंगे उतने ही टी मिलेंगे, और जितने सी होंगे उतने हमें जी देखने को, जितने एडेनिन मिलेंगे उतने थाइमिन, जितने साइटोसिन उतने ग्वानिन हमें देखने को मिलते हैं। चारगाफ यही कहता है कि कोई भी डबल स्ट्रैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इस रूल का पालन करता है। रूल क्या है कि प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, प्यूरीन पायरिमिडीन के बराबर होंगे। यही चारगाफ रूल है। अब प्यूरीन और पायरिमिडीन को हम एक जगह रख लेते हैं। जैसे प्यूरीन कौन से हैं, ए एंड जी, और पायरिमिडीन कौन कौन से हैं, सी प्लस टी। किस मामले में? डीएनए के मामले में। इनका योग और इनके योग का जब हम अनुपात याद करें तो वह एक प्राप्त होता है। किसके संदर्भ में? डीएनए के संदर्भ में, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक अम्ल है। और कुछ आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं हमें कुछ वायरसेज में, उनमें भी चारगाफ रूल का पालन होता है। अब इससे नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, क्षार अनुपात। क्षार अनुपात किसकी बात करता है? क्षार अनुपात हमें बताता है
कि डबल बॉन्ड बटा ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किन के बीच में बनता है? A प्लस T के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है C प्लस G के बीच में। इनका अनुपात कितना होगा, उससे हमें ये पता लगता है कि वह डीएनए कितना स्थायी है। यदि किसी डीएनए में A की और T की संख्या ज़्यादा है तो उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और ये मानो एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें CG की संख्या AT से ज़्यादा है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऐसा डीएनए जिसमें CG की मात्रा ज़्यादा होती है वह ज़्यादा स्थायी होता है, और इसलिए हम ये जो क्षार अनुपात ज्ञात करते हैं उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा स्थायी डीएनए कौन सा है। यह किसी भी जाति के लिए नियत होता है। मान लो मनुष्य के लिए नियत है, किसी बैक्टीरिया की बात करें उसके लिए भी यह फिक्स रहता है। अब जैसे जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए AT टाइप का होता है, यानी उनमें डबल बॉन्ड ज़्यादा मिलते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उनका डीएनए CG टाइप का होता है, यानी प्रोकैरियोट्स का डीएनए ताप के प्रति ज़्यादा स्थायी है। ये हमें क्षार अनुपात बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू।